होने वाला है। क्या दरअसल सवाल से पहले हम खबर आपको समझा दें, यह बेहतर होगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बार मालिकों को राहत मिली है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के कई नियमों को रद्द करते हुए डांस बार के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों में रियायत दी है। इससे अब होगा यह कि शाम 6:30 से रात 11:30 बजे तक डांस बार चल सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद बार बालाओं को टिप दी जा सकेगी, लेकिन बार बालाओं पर पैसे या सिक्के उड़ाने पर पाबंदी होगी। कई और बदलाव किए गए महाराष्ट्र सरकार के लाइसेंस देने की शर्तों में। आज जजमेंट आया जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो बैन हटाया था डांस बार्स पे, वो फिर से महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक रेगुलेशंस लाए थे, जिसपे हमारा कहना था कि रेगुलेशन वैसे है कि जो फिर से बैन लाते हैं, जबकि कहते हैं कि डांस बार अलाउड है पर वो रेगुलेशंस है। और हमने बोला कई ऐसे रेगुलेशंस है जिनके हिसाब से बार चल नहीं पाएंगे। तो काफी सारे जो हमारे इस पे कहना था वो कोर्ट ने माना है। और काफी सारी ऐसी कंटेंशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, वो डांस बार 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए किसी रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। लड़कियों को जो डांस करती हैं उनको टिप नहीं दिया जा सकता, जहां पे डांस हो रहा है वहां पे अल्कोहल नहीं सर्व हो सकता। ये सब कंडीशंस कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कोर्ट ने बोला है कि अब 2005 से ये चला जा रहा है, अब होपफुली कि ये महाराष्ट्र सरकार अब लाइसेंस देगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को के हिसाब से। कोर्ट ने देखिए कुछ कंडीशंस अपील की है और कुछ कंडीशंस डाइल्यूट की है। अब जो कंडीशंस अपील की है वो है ऑब्सीन डांस, जो एक्ट में कहा गया है। तो ऑब्सीन डांस इज नॉट परमिटेड या प्रोहिबिटेड है वो। सेकेंडली कोर्ट ने जो स्टेट ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उसको भी अपील किया है। पर कुछ कुछ कंडीशंस कोर्ट ने कहा है कि अनरीजनेबल है, जैसे 1 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए कोई रिलीजियस प्लेस या स्कूल से, तो उसे हटाया गया है। सीसीटीवी की एक कंडीशन थी, उसको भी हटाया है क्योंकि वो प्राइवेसी का वायलेशन करती है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। बाकी सरासर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी राहत है। एक्ट अपील किया है एक महीने में, और अभी जो डांस बार ओनर कंडीशंस कंप्लाई करेगा उसे हम लाइसेंस देंगे। तो तमाम शर्तों में बदलाव की बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार की जो सोच है डांस बार्स को लेकर वो बदलने वाली है? क्या ये फैसला उसे मंजूर होगा और क्या दिन बदलने वाले हैं और क्या डांस बार्स के खुलने से मुंबई में माहौल बिगड़ेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण अग्रवाल जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है मुंबई डांस बार एसोसिएशन के। हमारे साथ शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। हमारे साथ विकास गुप्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा रमनीत मुखर्जी वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी और प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। शाइना जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि इससे पहले भी अदालत कह चुकी है कि डांस बार खुलने चाहिए, लेकिन सरकार इधर से उधर से किसी न किसी तरीके से उसको पिछले 13 साल से रोक रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। क्या आज जो अदालत ने कहा है वो महाराष्ट्र सरकार को मंजूर है? क्या डांस बार्स वहां खुलेंगे इन शर्तों पर? देखिए, सबसे पहले तो डांस बार्स को लेके हमारी भूमिका मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ। अब हम 21वीं सदी में बात करते हैं कि महिलाओं को किस ढंग से सम्मान मिलना चाहिए और सुरक्षा मिलना चाहिए। वहां पता चलता है कि इस डांस बार में कितने सारे गलत एक्टिविटीज होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग माफिया हो, गलत इस्तेमाल शब्दों का, गलत इस्तेमाल चीजों का। और वहां एक संस्कृति और सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो युवाओं हो या परिवार के लोग जो जाते हैं और ऐसे पैसे फेंकते हैं, तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं कि आदरणीय कोर्ट ने सोचा समझा कि पैसे का इस्तेमाल न किया जाए। इसके साथ साथ महिलाओं का जो मुद्दा उठता है, हम हमेशा मानते थे कि एक महिला को सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक व्यवसाय मिलना चाहिए। बहुत सारे एनजीओज ने भी प्रयास किया कि ये डांस बार्स के महिलाओं को रिहैबिलिटेट किया जाए, जिसका विरोध हुआ, उन्होंने स्वयं विरोध किया। इसके बावजूद हमारी भूमिका है कि आज जो आप चाहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखना है, तो डांस बार्स का कोई जगह नहीं है समाज में।
आदरणीय कोर्ट ने आज जो कहा कि 1 किलोमीटर स्कूल कॉलेज के करीब नहीं होना चाहिए, हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करते करते जो 16 साल हम संघर्ष करते आए हैं कि ऐसे कामकाज को खत्म किया जाए जहां महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट आइटम के दृष्टि से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक संघर्ष ना सिर्फ सरकार की है, सिविल सोसाइटी की भी है। शाइना जी, तो उस दृष्टि से शाइना जी, मैंने आपको पूरी तरीके से सुना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या सरकार इन्हीं शर्तों के साथ लाइसेंस देना मंजूर करेगी या वो किसी और दूसरे तरीके से इसको अब बदलने की कोशिश करेगी? जैसे कि मैंने कहा, ये याचिका में एक रिव्यू पिटिशन या फिर जो हमारी जो टिप्पणी है वो जो इंक्लूड करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर लॉ कमेटी यहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जरूर सोच समझ के अगले हफ्ते अपनी जो भूमिका है वो सबके सामने स्पष्ट करेगी। ठीक है, रिव्यू पिटिशन का रास्ता है आप कह रही हैं, लेकिन मुझे एक बात समझाइए। आपने अपने जवाब में कहा कि महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है वहां पर, और जिस तरीके से माहौल, उससे कोर्ट में सरकार ने कहा कि डांस बार से माहौल बिगड़ता है। इस देश में जितनी फिल्में आती हैं और उसमें जितने गाने आते हैं, उसमें महिलाओं को ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं दिखाया जाता क्या? घर में छोटे बच्चे टीवी पर गाना देखते हैं, आज ब्लू है पानी, उसका रंग बताती लड़कियां बिकनी में नाच रही होती हैं, क्या उससे माहौल नहीं बिगड़ता क्या? डांस बार में तो वयस्क जाते हैं, घर में टीवी पर कोई रोक नहीं है, बिकनी में लड़कियां नाच रही हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है महिलाओं का, लड़कियों का? सिर्फ डांस बार से सरकार को क्या दिक्कत है? ये कोई स्पर्धा नहीं है कि डांस बार ज्यादा गलत या जो फिल्मों में दिखाते हैं ज्यादा गलत। एक तरफ से आपने शायद ये सवाल मुझे पूछा, मैं सिर्फ संक्षेप में जवाब दूं। जो आप आपके बच्चे को दिखाते हैं घर में, उसके ऊपर आपका एक हक बनता है और आप कर सकते हैं। लेकिन जो खुले आम डांस बाज में लोगों को गुमराह करने के लिए और खास तौर से युवाओं को और जो परिवार के लोग जो वहां जाते हैं, उनकी जो अय्याशी देखने मिलती है, ये समाज में एक सही शाइना जी, मुझे लगता है ये उल्टा है। हम कोई टीवी पर जो आ रहा है वो हमारे घर पर आ रहा है, बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है। कौन डांस बार जाएगा उसको रोका जा सकता है, लेकिन बच्चे क्या देखेंगे नहीं रोका जा सकता। और ये कंपैरिजन नहीं है मैम, मैं बस ये कह रहा हूं कि एक तरफ अगर बिकनी में नाचती हुई लड़कियां टीवी पर दिख रही हैं, तो डांस बार में जो लड़कियां नाच रही हैं उनको आप क्यों ऑब्जेक्ट बताती हैं? दोनों तरफ बराबरी होनी चाहिए। बॉलीवुड में ग्लैमर है और डांस बार में जो गरीब परिवार की लड़कियां नाचती हैं रोजगार के लिए, वो अश्लीलता फैलाती हैं, माहौल बिगाड़ती हैं। ये सोच क्यों है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। रोजगार के साथ साथ क्या प्रोस्टिट्यूशन भी एक रोजगार है? तो प्रोस्टिट्यूशन तो पूरे देश में है मैम, उसका डांस बार से क्या लेना देना? और आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमने कहा कि एक चलेगा और एक नहीं, सवाल ये है कि आप समाज को बेहतर करना चाहिए या आप चाहते हैं कि आपकी जो युवा पीढ़ी है उनको नहीं मैम, मैं समझना चाह रहा हूं समाज कैसे बेहतर हो रहा है। मैं आपको आंकड़े देता हूं शाइना जी, और मैं आंकड़े निकाल कर लाया हूं। 2005 से बैन लगा हुआ है और उसके बावजूद मुंबई 2005 में रेप के मामले में महाराष्ट्र के जितने जिले हैं उसमें चौथे नंबर पर था, 2006 में छठे नंबर, 2007 में 8वें नंबर पर, 2009 में फिर से चौथे नंबर पर, 7वां, 5वां, चौथा और दूसरा पिछले साल दूसरे नंबर पर था महाराष्ट्र में। कौन सा क्राइम बदल गया? कौन सी चीजें वहां बदल गई डांस बार बंद होने से? सो मिस्टर सक्सेना, आप ये कहना चाहते हैं कि भी अगर कोई चीजें नहीं बदली हैं तो वही चलनी चाहिए जो जैसे ही हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहिए। 1 मिनट, शाइना जवाब दे दे, फिर मैं आपके पास आता हूं। शाइना जी मेरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप दूसरे मेहमानों पर जाऊं। आपको सवाल दोहराना पड़ेगा यहाँ। मैं कह रहा हूं कि किसी चीज का अगर कोई आधार होना चाहिए तो आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में खास तौर पर 2005 से लेकर 2018 के बीच महिलाओं के साथ जो क्राइम हुए उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो डांस बार की उसमें भूमिका थी माहौल बिगाड़ने में, ये कैसे सत्यापित हो? क्यों उसको आधार माना जाए डांस बार पर बैन लगाने के लिए?
देखिए, ये क्राइम रिकॉर्ड्स आपको पूरे डेटा पब्लिक डोमेन में है कि कितने सारे कंप्लेंट्स आए हैं, कितने सारे कंप्लेंट्स के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया है और कितने सारे कंप्लेंट्स पे बेबुनियादी आरोप जो किसी ने लगाया है तो वो भी क्या है। तो ये सब पब्लिक डोमेन में है, किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है कि कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं डांस बार्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं रोजाना। लोकल पुलिस स्टेशंस ने भी ये मुद्दे पे एनजीओज के साथ बैठ के वहां समस्या का हल कैसे किया जाए इसके ऊपर बहुत सोच विचार के बाद ये याचिका दर्ज हुई। तो मैं मानती हूं कि देयर इज नो हाइडिंग इन दिस केस, दिस इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, प्रवीण अग्रवाल जी आप सुन रहे हैं, शाइना एनसी बता रही है जिस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है और जो आप लोगों को अभी राहत लग रही है वो राहत मिलने नहीं जा रही। सरकार डांस बार को इजाजत नहीं देने जा रही। उनको बोलो वो चालू करें। उम्मीद है जाएगी रिव्यू पिटीशन के लिए, हम भी उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13.5 साल निकल गए और 2-4 साल निकल जाएंगे, मगर इस लड़ाई को हम अंजाम देंगे इसको, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट को मानती है या नहीं मानती है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार सरकार। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा माफी मांग रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दूं और उसके बाद हम डिबेट पर लौटेंगे। बड़ी खबर गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें कि पत्रकार हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम और उसके 2 साथियों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है मर्डर केस में। वो लोग भी इस हमारे माहौल के अंदर खौफजदा थे और लगे हुए हैं। सबने को लगा लिया यार। ये है अंशुल छत्रपति। एक मिनट यार, सबकी हो गया। क्या कहना चाहेंगे तो आज? सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सच्चाई की जीत है। जिस तरीके से हमारे पिता ने एक सच की आवाज उठाई थी, मीडिया जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या की कोशिश की गई। तो हमारे पिता ने कहीं ना कहीं जो सच की आवाज उठाई थी, उस पर जब उन पर अटैक हुआ तो आज हमें कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई है कि न्यायपालिका ने हमें। आपकी तरफ से क्या डिमांड की गई थी कोर्ट से? प्रोसिक्यूशन ने कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी, लेकिन न्यायपालिका ने आज आजीवन कारावास चारों अभियुक्तों को गुरमीत राम रहीम सहित सुनाया और मेरा ये मानना है कि सजा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आपकी तरफ से कोई मुआवजे का भी रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। और जो अभी जो आई है आप उससे सेटिस्फाई? इसके अलावा ये नहीं पूरा 25 आर्म्स एक्ट में 3 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना, और कृष्ण लाल को 29 आर्म्स एक्ट में 3 साल की कैद 5,000 रुपये जुर्माना का हुक्म किया। 20 साल के बाद मानी जाएगी। ऑर्डर में जैसा ने प्रोनाउंस किया है कि 22 का जो प्रोविजन है उसको एक्सरसाइज नहीं किया, जो उनके डिस्क्रिप्शन थी, और ये सजा उसका जो रेप केस में सजा खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो। सर इंग्लिश में बता दें जो बचाव पक्ष था, जो राम रहीम जी की तरफ से, राम रहीम की तरफ से उन्होंने क्या आपकी तरफ से क्या सुरक्षा को लेकर कोई सवाल उठाया गया था?
सच्चाई बताई थी वो नीचे सामने आई। इनके लोग कहते थे घंटा सिंह झूठ मार रहे हैं, घंटा सिंह ऐसे कर रहे हैं। वो आज माननीय कोर्ट ने सारा समाप्त करता। जो मेरी अगुवाई थी उस पर आज इनको सजा हो गई है और उम्र कैद की सजा होती है और 50 जुर्माना सजा सुनाई जा रही थी। राम रहीम का किस तरह का रिएक्शन था? बहुत रात का फर्क था। रिएक्शन बहुत राम रहीम कैसा दिख रहा था? देख रहा था। और जब बैठा तो जैसा ने बात करनी चाहिए तो जैसा ने कहा खड़ा होकर बात कर। फिर उसने हाथ बांध के आगे ऐसे रखते हैं भाई माइक। और उन्होंने तेरे कितने बच्चे कितने कौन परिवार है। उसने 3 लड़कियों का नाम लिया, 3 लड़कियों को कहा, एक माता का नाम लिया और यही नाम लिया उसके बेटे का, उसके का और उसके अपने घरवाली का, किसी का नाम नहीं लिया। अपने कितनी बड़ी जीत समझते हैं। बहुत बड़ी किसी तरह से रहम की गुहार की। राम रहीम ने वकीलों ने कहा था भी ये अपने इतने अच्छे काम करते हैं, ये इतना समाज सेवा की है और उस पे तीनों केस एक जैसी हैं और जो भी माड़ी मोटी सजा सुनाओ तो उसी के साथ। गुरमीत सिंह ने भी कुछ बोला था इस मामले में। गुरमीत सिंह ने कह दिया था भी जो वकील कह रहे हैं वो ठीक है, मैं जो भी वकील बोलेंगे मेरे वही ठीक है। सजा सुनाने में काफी समय लगा, ऐसा क्यों हुआ? वो काफी अपनी कानूनी कार्रवाई होती है कोर्ट की। ऑर्डर लेने को जैसे सुना रही है जेल पहले भेजना पड़ता है उनको, बाबा भेजे उसको, उधर से आए कागज तो इतना उसको जजमेंट लिखने पे तो टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। यौन शोषण मोबाइल आपका केस रह गए, आपको लगता है उसमें भी बिल्कुल होगी, उसमें भी होगी। जो 407 नंबर उसको बनाए हैं उसमें भी कम से कम इनको फांसी। रणजीत सिंह का मामला भी अभी पेंडिंग। हाँ, रणजीत सिंह का भी अभी पेंडिंग है, 19 तारीख से अभी शुरू होगा। शुक्रिया। ये है खट्टर सिंह जो बताया यार किस तरह से रामचंद्र छत्रपति हो गया मामले में कर रहे हैं। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल रही है। हमारे बीच में हर माइक लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो लेने की सजा एक्स्ट्रा करें। आज काफी लंबी सुनवाई चली, क्या दलीलें आपकी तरफ से दी गई, क्या आपने मांग की थी? हमारी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई कि ये केस जो है डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जर्नलिज्म है, वो 4th स्तंभ, 4था स्तंभ माना गया है डेमोक्रेसी का, तो उसको इसने गिराने की कोशिश की है। तो हमारे सहयोगी गगनदीप सिंह इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गगन, आज जब फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त अंदर कोर्ट के अंदर जब गुरमीत राम रहीम मौजूद था उस वक्त उसने क्या कहा, उसका भाव किस तरीके का था और अब उसके लिए विकल्प क्या है आगे? देखिए, आपको बता दें कि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जा रही थी तो तब सबको एक विंडो में जो है ये 3 दोषी जो अंबाला जेल में सजा काट रहे हैं और गुरमीत राम रहीम को जो है एक विंडो में रखा गया था, एक विंडो काटी हुई थी जिसमें 4 दोषी जो थे वो मौजूद थे। हालांकि दलीलें जो थी वो विपक्ष की तरफ से दी जा रही थी। राम रहीम के 7 वकील जो थे वो अपनी दलीलें दे रहे थे। यही कहा जा रहा था कि सामाजिक कार्यों को चलते हुए राम रहीम को जो है वो कम से कम सजा जो है वो सुनाई जाए, पर सारे तमाम गवाहों को देखते हुए और वही पीड़ित परिवार की बात को देखते हुए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि राम रहीम को जो है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा जो है उनकी तरफ से अपील की जा रही थी। फिर जिसके बाद काफी लंबा समय जो है वो जगदीप सिंह ने लिया, तो उसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि चारों दोषियों को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत कृष्ण लाल और निर्मल सिंह को 3-3 साल की सजा और सुनाई गई है, जो कि इनकी सजा पूरी होने के बाद इनको सजा काटनी होगी। और वहीं उनको 50-50 हजार के जुर्माने के साथ 5-5 हजार का जुर्माना और भी लगाया गया है और अगर ये जुर्माना देने में असंभव रहते हैं तो इनको 2-2 महीने की सजा जो है वो और काटनी होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सख्त सजा जो है वो जगदीप सिंह की तरफ से देने की कोशिश जरूर की गई है राम रहीम को इन अपराधों में। और वहीं छत्रपति तो उसका यही कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत है, पत्रकारिता की जीत है और वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। और उनका कहना है कि जैसे ये धर्म की आड़ पर ये ढोंगी बाबाओं ने जो ये
काम रचा हुआ था उससे भी ये पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बात करें तो वो अपनी खबरों में जिस तरीके से साध्वी के यौन शोषण मामले की उन्होंने ये खबर लगाई थी, जिसके बाद राम रहीम को ये बात स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने उसका कत्ल करवा दिया गया। रंजीत सिंह का कत्ल का जो मामला है वो भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है और अगले महीने रंजीत सिंह कत्ल केस की भी जो सुनवाई होनी है, फास्ट ट्रैक के ऊपर ये केस चल रहा है। रंजीत सिंह के कत्ल केस की भी सुनवाई अगले ही महीने हो जाएगी। बहस जो है वो पहुंच चुकी है। तो जगदीप सिंह जो सीबीआई कोर्ट के विशेष कोर्ट के अदालत के जो जज है, तो उनकी तरफ से इसका भी फैसला सुनाया जाना है। तो कहीं ना कहीं राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां वो 20-20 साल की सजा काट रहे हैं, 10-10 साल की सजा काट रहे हैं और उसके बाद अब को उम्र कैद की सजा जो है वो काटनी पड़ेगी। और अब देखना होगा कि जो अगली कार्रवाई होती है, अगला फैसला सिंह मर्डर केस में आता है तो उसमें भी कितनी उनको सजा सुनाई जाती है, क्योंकि ये सभी गवाह वही हैं जो इस केस से जुड़े हुए थे, वही गवाह जो है अब रंजीत सिंह कत्ल केस। हमारे साथ विकास गुप्ता सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी मौजूद हैं। सर, मैं आपका भी एक रिएक्शन इस पर जरूर लेना चाहूंगा कि लगातार मुश्किलें राम रहीम की बढ़ रही हैं, अभी भी अब इस फैसले के बाद उसके लिए विकल्प क्या रह जाता है? और देखिए सुशांत जी, अपील का तो विकल्प है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो इस आज सेंटेंसिंग में आई है वो ये है कि इनकी सजाएं कॉन्करेंट नहीं चलेंगी, कॉन्सिक्यूटिव रहेंगी। अगर आपको याद होगा कि इनको रेप केस में पहले 20 साल की सजा है, तो जो आज सजा है वो 20 साल की जो सजा पूरी होने के बाद इन्हें कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस है, तो उनकी ये सजा कॉन्करेंट नहीं है और उसको मेंशन करना होता है। अगर कॉन्करेंट होता है तो एक बहुत बड़ा टेक अवे इस सेंटेंसिंग से आता है। और जो दूसरी बात है, जिस तरह से उन्होंने और अपील अपनी दाखिल करी है रेप केस पे जो जिसमें उनको 10-10 साल की सजा हुई है, हाईकोर्ट का दरवाजा अवश्य खुला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जिसको एक मामूली तौर पे आप लोग जैसे एक बेल कहते हैं जब कन्विक्शन हो जाती है, वो मिलता हुआ मुश्किल लगता है। तो उनकी आगे वक्त में कठिनाइयां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, तो राम रहीम के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जैसा विकास जी बता रहे हैं कि एक सजा खत्म होने के बाद जो दूसरी सजा मिली है वो पूरी करनी होगी और इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं कि ताउम्र जेल में राम रहीम को रहना होगा, जो स्थिति इस वक्त तमाम फैसलों के बाद लग रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि राम रहीम जो है काफी निराश था जिस वक्त उसको सजा का ऐलान किया गया है और अपने परिवार की दुहाई देना और तमाम बातें वो कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक फैसला आ रहा है उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस पूरे मामले में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, शाइना एनसी हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवीण अग्रवाल, विकास गुप्ता और रमनीत मुखर्जी भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे एक और आज की बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई, बार बालाओं को लेकर डांस में की उम्र कैद उसे दी गई है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विकास गुप्ता सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो बने हुए हैं, शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ रमनीत मुखर्जी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाइना जी, लगातार राम रहीम को जिस तरीके से सजाएं हो रही हैं, क्या इसका क्रेडिट बीजेपी सरकार को भी जाना चाहिए? जिस तरीके से आप लोगों ने जो जब उसकी गिरफ्तारी हुई और जो हिंसा हुई और जो हंगामा हुआ, बावजूद उसके उसको सजा मिले इस तक मामले को पहुंचाया है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है इस पूरे केस में, राम रहीम जी हो या कोई अन्य बाबा हो या आपने देखा कि हाल ही में जो अहमदाबाद में भी हुआ था, वहां भी एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी पॉलिटिकल इंसुलेशन की नौबत नहीं आई है हमारे शासनकाल में। कोई भी सवाल नहीं है कि इन्फ्लुएंस किया जाए। हमने कानूनी तौर पे एविडेंस के आधार पे देखा है कि जो भी प्रतिक्रिया हो वो कानून और संविधान के निमित्त हो। तो मैं मानती हूं कि ये स्वागत करने लायक है, क्योंकि आज जो ऐसे दरिंदे समाज में खुले घूम रहे हैं और उनके इतने सारे जो फॉलोअर्स हैं जो गुमराह होते हैं और कभी कभार किसी को सच्चाई पता ही नहीं चलता है, तो मैं मानती हूं कि ऐसे मिसाल उजागर करने की आवश्यकता है, ताकि आते हुए दिन में समाज भी बहुत चेतावनी के साथ सोच समझे कि वो कौन किसको एक गुरु मान रहे हैं और कौन शिष्य बन रहे हैं। तो आई थिंक सरकार की भूमिका आप देखते हैं जो जैसा शाइना जी कह रही हैं। देखिए सुशांत जी, जहां तक हरियाणा सरकार की बात है तो मैं कहूंगा कि क्रेडिट ना जाकर के उन्हें डिस्क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया तो बहुत पुराने से चल रही थी और सीबीआई कोर्ट
और इसमें जुडिशियल सिस्टम की सराहना है, लेकिन जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए थे, पंचकुला में डिसीजन आना था, इस सरकार की, हरियाणा सरकार की विफलता थी कि वहां पे 2.5 लाख लोगों को उन्होंने आने दिया उस शहर में और उस शहर को बंधक बना के रखा गया। जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजी पुलिस और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई, तब इनको जाकर के समझ में आई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कानूनी व्यवस्था जो हरियाणा सरकार की वो विफल रही थी और कोई भी सख्त कार्रवाई उन्होंने नहीं करी और अलाउ करा 2 से 2.5 लाख लोगों को आकर के, जो शहर के रहने वाले लोग थे, उन्हें बंधक बनाने के लिए। तो मुझे लगता है शाइना जी, लेकिन अगर उस वाकये को छोड़ें तो उसके बाद से राम रहीम जब से जेल में है, जब भी उसको सजा का ऐलान हुआ, ऐसी कोई घटना हमने देखी नहीं। इसका क्रेडिट जाना चाहिए। जेल में भी सुविधाएं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मैडम, आपके पास आ रहा हूं। बस डाल दिया गया है। विकास जी, एक मिनट, कैन यू जस्ट कंप्लीट? मैं यही कह रहा था कि जब उसके बाद से अगर हम देखें तो उसके बाद से जब भी सजा का ऐलान हो या जब से उसको जेल में रखा गया है, ऐसी कोई घटना हमने नहीं देखी जो हमने पंचकुला में देखी। हाँ नहीं सुशांत जी, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पीछे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बड़े सख्त निर्देश थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही बात एक खट्टर सरकार के दिमाग में रही कि अगर अब ये करा गया तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट विल गिव अ ड्रेसिंग डाउन, जो उन्होंने डीजी पुलिस को कहा कि आपको यहां से हटा क्यों ना दिया जाए अगर आप कानून व्यवस्था को नहीं मेंटेन कर सकते। तो हाँ, जहां तक बात है। और फिर दूसरी एक चीज, सीबीआई कोर्ट की भी एक चीज सराहनीय रही और कोर्ट की भी सराहनीय रही कि उनको जो सजाएं सुनाई गई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दी गई, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या फिर से दोबारा स्टेट में ना खड़ी हो पाए। ठीक है, रवनीत जी। सर, मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज पे बहुत ही सही और सटीक एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि जेल में उनको डाल देने से उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो बाकी एक पूरा उनका एक सिस्टम हुआ है वो कहीं भी जड़ से इफेक्ट नहीं होता है। जेल में डाल देना, जेल से ही बहुत से कार्यकलाप चलते हैं, ये हम सब बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। मेरे को और ज्यादा इस पे मतलब काफी खुशी मिलती अगर कोर्ट की तरफ से उनको सीधा ही सजाए मौत का ऐलान किया जाता, क्योंकि एक पत्रकार को 17 साल बाद लेकिन रवनीत जी, आप फॉलोअर्स को कैसे रोकेंगे? यहाँ पर जिंदगी की आप आसाराम मामले में देख लीजिए, जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी ये मानते हैं कि मीडिया आसाराम को फंसा दिया, मीडिया ने आसाराम को फंसा दिया, ये वो सोचते हैं। नहीं सर, देखिए मैं इस मामले में जो पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेला, क्योंकि खुद चंडीगढ़ पंचकूला के उस एरिया में हम लोग थे, हमारे अपने खुद कई मित्रों ने जिन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर मतलब शूटिंग करी, हमने देखा कि पत्रकार कैसे आगे जा जाके अपनी जान हथेली पर लेकर वो कर रहे थे और जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी वैन्स को आग लगा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। इस कार्यकलाप में महिलाओं का शोषण हुआ है, इस कार्यकलाप में हत्या जैसा एक घिन अपराध किया गया और पता नहीं कितने लोग मरे, वो तो जब प्रूव होगा तब का तब है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतना स्ट्रांगली हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो एक कार्य प्रणाली है, हमारे जो जज साहब हैं जिन्होंने ये सारे का सारा एक रूपरेखा करी, मेरे लिए कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा एक अफसोसजनक है कि भी उनको सिर्फ उम्र कैद दी गई। ये ज्यादा बेहतर होता कि उनको सजाए मौत दी जाती, या फिर उनको और बेटर इससे ज्यादा होता कि जो कोई उनके फॉलोअर्स हैं, जो इन कार्यकलापों में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शंस जरूर लिए जाते। क्योंकि इंसान इतना तगड़ा सिस्टम सर नहीं चला सकता। जीवीआर शास्त्री, मुझे एक बात बताइए कि हम बात कर रहे हैं राम रहीम को सजा हो रही है या आसाराम को जो सजा हो रही है उसकी, लेकिन क्या जो पॉलिटिक्स और जो ऐसे बाबाओं का नेक्सस है वो टूटता है क्या, जिसके बारे में सबूत सामने आ जाए या मीडिया जोर शोर से बात को उठा दे, उसको लेकर तो नेता कहते हैं कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो ये नेक्सस है नेताओं और बाबाओं का, ये तो कहीं खत्म नहीं हो रहा है इस देश में। चलिए, राजनीति भी है और आस्था की, जो आस्था के नाम पे जितने भी ये बाबा बनते हैं, ये बनाने वाला राजनीतिज्ञ है। ये जितने भी आप देखिए, क्या आसाराम बापू के उसमें मोदी जी नहीं गए क्या? आसाराम बापू के उसमें अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए क्या ये पूरा नेक्सस है, ये स्थापित हो रहा है। आज कन्विक्शन से ये स्थापित होता है, ये क्रेडिट नहीं है, ये स्थापित हो रहा है। राजनीति पूरी तरह इसके पीछे है, ये पूरा स्थापित हो रहा है। क्रेडिट मत दीजिए इसको, ये देश की दौर्भाग्य होगा किसी को आप क्रेडिट दोगे, ये दोस्त की दौर्भाग्य। लेकिन सर एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी अगर आसाराम के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो
तो उनको क्या पता कि इसके पीछे क्या चल रहा है जब तक मामला सामने नहीं आया? मामला सामने आने के बाद कौन गया है, ये भी तो सवाल हो सकता है। मतलब जब ये जिसकी हम जिस जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं उनकी मौत कब हुई? जिस जर्नलिस्ट की बात हम कर रहे हैं उनकी मौत कब हुई थी? कौन सी साल में हुई थी? क्या तब से किसी को नहीं पता था? राम रहीम की मूवी की एंटरटेनमेंट की जो बात हो रही थी, उनकी पूरी अवार्ड सेरेमनी थी, उनकी रिलीजिंग सेरेमनी थी, उनकी म्यूजिक सेरेमनी थी, कितने नेता पहुंच गए थे। शाइना जी, क्रेडिट की बात नहीं है, यहां लोग पूछ रहे हैं कि जब पहले से मामला सामने था, आरोप पहले से लगे हुए थे, चाहे वो आसाराम पर हो चाहे राम रहीम पर हो, नेता उसके दरबार पर क्यों पहुंचते थे? और राम रहीम की तो गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले नेता वहां गए थे कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटका की चुनाव में कौन नहीं पहुंचा है? कौन नहीं पहुंचा ये बताओ ना। ये बताओ कौन नहीं पहुंचा? ये एवरीबॉडी, सब लोग जाकर के माथा टिक के आया। देखिए, मेरा ये मानना है, ये जो एक सजा सुनाई गई है ऐसा वो एक छोटा सा मलहम है। एक मिनट रमनीत जी, शाइना जवाब दे दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। शाइना जी, सबसे पहले तो जब कोई भी एक गॉडमैन या एक समाज के ठेकेदार बैठे हैं और उनके बहुत सारे भक्त हैं, तो सामाजिक दृष्टि से किसी को गुनहगार साबित करना या नहीं, ये सरकार की भूमिका नहीं रहती है। ये कानूनी तौर पे सबूत के अनुसार होता है। लेकिन अभी तो आप क्रेडिट ले रही थी कि सरकार की भूमिका थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रेडिट लिया है सरकार की भूमिका को लेकर। उनको उम्र कैद दी गई है तो इसका स्वागत है। जो आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन का सवाल था तो उनको उम्र कैद शायद नहीं मिलती, उनको मिला है क्योंकि सबूत के अनुसार पे सबके सामने ये स्पष्ट हुआ है कि कौन ढोंगी है, जिन्होंने बहुत सारे विक्टिम्स के साथ से पेश आए। ये आपसे उम्मीद नहीं है शैना जी। सजा सुनानी है नेशनल टेलीविजन पे, गलत बात है। अदालत का किरदार है, आप ये मान रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन नेताओं का किरदार कहां है मैम? इस देश में जो नेक्सस चल रहा है नेता और बाबाओं का, वो कहां खत्म हो रहा है? चाहे आसाराम एक्सपोज हो जाए, चाहे राम रहीम एक्सपोज हो जाए। सरकार विफलता थी तब जाकर न्याय प्रक्रिया को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोई रास्ता नहीं बची थी। इनकी इंक्वायरी से लेकर एक पनिशमेंट तक, ये सजा सुना तक पूरी कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। क्या एक सच नहीं थे क्या? क्या हम सबको इसके ऊपर हम सब लोग नहीं देख रहे थे क्या? हमको नहीं पता था क्या? ये हुआ कैसे था? ये न्याय प्रक्रिया की वजह से हुआ था। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। किसी की सरकार अपना जिम्मेदारी से पीछे भाग जाए। शाइना जी, देखिए, चीखने से आप कुछ साबित नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अनुसार बेबुनियादी आरोप लगाना या आरोप जिसके पास प्रति सबूत है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करती है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको उम्र कैद देने की आवश्यकता है जेल में, क्योंकि ये कोई साधारण सा मुद्दा नहीं है। एक नहीं, बहुत सारे केसेस उजागर हुए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग भ्रम में भी रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक नेता भी भ्रम में रहे, सोच समझ के कि नहीं, देखिए ये तो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। भ्रम नहीं है, गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस है, गलत काम करते हैं, वो गवर्नेंस है, ही एक सजा हो सकती है। गवर्नेंस की समस्या है, हम टेलीविजन चैनल्स पे तय नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट होने वाला सेना जी ऐसा नहीं कह सकता। स्पष्ट होने वाला है तो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सेना जी, आप तरह सोचो ना, लगता है एक लड़की ने उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे चीखने से होता है, नहीं होता है। अपना हमारे सरकार विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला बलात्कार के रूप में। लेकिन विकास जी, मुझे एक बात बताइए, इसमें पार्टी की बात नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हरियाणा में दोनों की सरकारें रही और राम रहीम तब भी वहां रहा और दूसरे बाबा भी वहां तब भी रहे। क्या राम रहीम को सजा हो जाए, आसाराम को सजा हो जाए, जो हम देख रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, अगर मीडिया सवाल न उठाता तो क्या ये सजा कभी होती? क्या नेताओं में इतनी हिम्मत थी कि वो बोलें कि नहीं, इस पर कार्रवाई करो? सुशांत, ये क्रेडिट मीडिया को ही जाता है। अगर आप आसाराम का उदाहरण ले, राम रहीम का, या उन्नाव रेप केस में
उन्नाव रेप केस में पीड़ित 1 साल तक धक्के खाती रही और एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। जब मीडिया का प्रेशर हुआ, दिन रात उसे मीडिया पे दिखाया गया और वही आरोपी सीएम के घर गया और वापस चला गया, तभी जाकर के सीबीआई ने रजिस्टर किया। आज अगर होम शेल्टर केस में बिहार में रेप के केसेस उजागर हुए, वो भी मीडिया की वजह से ही हुए, और उसके बाद बिहार की सरकार ने कहा कि हमने तो सीबीआई को केस बिहार का अगर मीडिया का प्रेशर नहीं हो, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें नारी का उत्थान करना है, उनके लिए ये समाज में ये करना है, जब पॉलिटिकल पार्टीज इन पे आती हैं तो सब एक बराबर हो जाती हैं, और तब इन्हें किसी को नारी अस्मिता का, नारी के गरिमा का, उसके सम्मान की बातें तब याद नहीं आती इनको। ये देखिए, मीडिया के प्रेशर के बावजूद आपने देखा होगा राम रहीम जब जा रहा था तो 100 गाड़ियों पे जा रहा था। जी रमनीत जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सब भूल जाते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम सरकार की बात नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। एक इंसान होने के नाते, चाहे एक महिला है, चाहे एक मर्द है, जो भी हैं, मेरा सिंपल एक सवाल है, आप जब नेता बने, आपने सभी समाज के लोगों को एक प्रॉमिस किया कि आप रिप्रेजेंट करेंगे, फाइन। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे में से आज की डेट में किसी में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के या मतलब महात्मा गांधी जी के कोई भी ऐसे ट्रेड्स हैं कि वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बने या नेता बने? क्या आपको नींद आ जाती है रात को आराम से? कोई भी नेता हो, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी नेता हो, आज हम इस करके, मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है, मनोहर खट्टर जी या बाकी और कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस और बाकी लोग क्योंकि पॉलिटिकल उसमें थे, उन्होंने क्वेश्चनिंग रेज करी। पॉइंट ये है कि भी जितने भी नेता थे उनकी तरफ से एक स्ट्रांग जो एक स्टेटमेंट आना चाहिए था, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे और कुछ भी। मैं एक लास्ट कमेंट विकास जी आपसे ले रहा हूं, मुझे ये बताइए, आ रहा हूं सर एक मिनट, कि हम जब डांस बार्स की बात होती है तब तो ये कहते हैं कि भाई इससे माहौल खराब हो रहा है और सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसे बाबाओं की वजह से कितने लोगों की जो जिंदगी खराब होती है उसमें सरकारें कुछ क्यों नहीं करती, वहां क्यों नहीं निर्णय ले लेती? सुशांत, आपने जो अभी कार्यक्रम के बीच में बात कही कि एक बहुत बड़ा नेक्सस पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स का नेक्सस है। जब आप रिलीजियस सेक्ट में, इन डेरों में, इन सच्चे सौदा जो ये बने हुए हैं, यहाँ पे हजारों लाखों जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो आकर के इस व्यवस्था को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और ये तभी चीजें उजागर हुई हैं जब मीडिया प्रेशर हुआ और ये बात कुछ पत्रकारों ने उठाई और अपनी जान खेल करके ये उठाई। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, और लेकिन बावजूद उसके सर दिक्कत ये है, एक राम रहीम को सजा हो रही है, एक आसाराम को सजा हो रही है, लेकिन दूसरा राम रहीम पैदा नहीं होगा, दूसरा आसाराम कोई केस इस तरीके का नहीं होगा, इसको लेकर सरकारें कुछ नहीं करती। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, चल लौट